हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एम आई राइट? बताइए, सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो मैं एक बार अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम शीतल शर्मा है, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम क्या अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से, और फिर हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा बेटा अभी तक क्या कि पुष्प का संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें बेटा बाह्य दल पुंज और पुंकेसर, पुमंग, जायांग। जायांग में कौन कौन से भाग होते हैं, पुमंग में कौन कौन से भाग होते हैं, परागकोश, परागकण, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु का बनना, परागकण का बनना, है ना। ऐसे ही हमने मादा वाले भाग में सारा पढ़ा कि स्त्री केसर क्या है। स्त्री केसर जब आपस में जुड़े हो तो हम उसको क्या कहते हैं। स्त्री केसर जब आपस दूर दूर है तो हम उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से बीजांड का निर्माण होता है, बीजांड की संरचना क्या होती है, बीजांड अंडाशय के अंदर किस तरीके से लगा हुआ होता है। ठीक है, और भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण कोश क्या है, और भ्रूण कोश के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है, और भ्रूण कोश के अलावा फिर किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि परागण क्या है, कैसे स्व परागण क्या है, पर परागण क्या है। हमने इसके अलावा पढ़ा कि किस तरीके से वायु परागण होता है, कीट परागण किस तरीके से होता है, जल परागण किस तरीके से होता है। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो हम क्या कवर करेंगे, वही प्रजनन युक्तियां और पराग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है, तो वही जनन युक्तियां हम पढ़ते हैं। क्या है बच्चों, देखिए, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस या वही प्रजनन युक्तियां। और आप लोगों को पता है हम टिपिकल एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, यही से क्वेश्चन आता है जैक बोर्ड में। और जब लास्ट लेक्चर होगा तो मैं आपको जैक बोर्ड में पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो देखिए, अधिकतर जो पुष्पी पादप उभयलिंगी पुष्प जो है, ठीक है, और पुष्पों और पराग कणों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जब एक ही पुष्प के अंदर नर भाग भी है, मादा भाग भी है, तो जाहिर सी बात है कि नर भाग से जो पराग कण निकलेंगे तो उसके पास में जो सबसे ज्यादा होगा वर्तिकाग्र, वो उसी के पास जाएगा। ठीक है, तो भाई वहां से पराग कण निकलकर कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र तक जाता है। ठीक है, तो यहीं पे है कि बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, स्वयं परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो सबसे पहले जो चांस है वो किसके चांस है, स्वयं परागण के। तो जब इस तरीके से बार बार स्वयं परागण होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन अवनमन होता है। मतलब बार बार उसमें क्या हो रहा है, स्वयं परागण हो रहा है। ठीक है, अंतः प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है, अवनमन हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हुआ बच्चे कि पुष्पीय पादप बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वयं परागण को हतोत्साहित व पर परागण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब भाई, पर परागण को प्रोत्साहित क्यों किया जा रहा है, स्वयं परागण। देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, स्वयं परागण,
ठीक है, चलिए अगली पीपीटी से देखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्वपरागण, ठीक है। अब स्वपरागण से मतलब क्या है कि भाई एक ही ये पौधा है, ठीक है, और इस पौधे पे क्या, दिस इज फ्लावर, समझे। और क्या हुआ, यहां से जो फूल परागकण निकल रहे हैं, ये क्या है, परागकण, ठीक है। तो या तो ये उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, या ये उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। तो बात तो एक ही हुई, ठीक है। यानी कि डीएनए जो है वो इसी पौधे का इसी में यूज हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, ये स्वपरागण है। भाई कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, वही सेम डीएनए यूज हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, परागण की, ठीक है। तो यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर एक पौधा है, ठीक है, और इस पौधे से ये फ्लावर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी एक फ्लावर है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल रहा है, यहां से निकल रहा है क्या, ये परागकण, और ये कहाँ जा रहा है, दूसरे पौधे पर, ठीक है। ए से बी में जा रहा है, क्या, परागकण, एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहा है। बात इतनी समझ में आई। तो ये प्रोसेस हो गया किस चीज का, पर परागण का। तो इसमें डीएनए जो है भाई, एक इस पौधे का, एक इस पौधे का, तो कुछ तो चेंज आया ना, कुछ परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन प्रकृति में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब नए नए कैरेक्टर्स आएंगे, नए नए वेरिएशंस आएंगे, नई नई विविधताएं आएंगी, तो कुछ नया स्पीशीज बनेगा। और एक ही डीएनए यूज होता रहेगा तो एक दिन वो लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर यही है कि पर परागण को क्या किया जा रहा है, पर परागण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, पर परागण को, कि पर परागण बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या, कि कुछ प्रजातियों में क्या है कि पराग अवमुक्त एवं वर्तिकाग्राह्यता समकालिक नहीं होती। भाई ये पौधा है ना, इसको डायग्राम से समझाती हूँ कि भैया ये देखिए, ये पौधा है, यहां से क्या निकला, परागकण, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, जो वर्तिकाग्र वाला पार्ट है, ध्यान से समझना, वो इसको लेने के लिए रेडी ही नहीं है। भाई ये इस टाइम निकल रहा है, हो सकता है ये इस टाइम रेडी ही ना हो। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसमें क्या हुआ कि या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही, है ना, कि वो उसके रेडी होने से पहले ही क्या हुआ कि पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं, या जैसे ही वर्तिकाग्र तैयार है, पराग पहले ही निकल गया, या परागकों के झड़ने से काफी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राहम बन जाता है, ठीक है। कि या तो जैसे कि ये रेडी है, तो देखिए वर्तिकाग्र रेडी है तो परागकण रेडी नहीं है, और परागकण रेडी है परागण के लिए तो वर्तिकाग्र तैयार नहीं है, कि पराग के झड़ने से काफी पहले ही, ठीक है, वर्तिकाग्र पहले से तैयार बैठी है लेने के लिए, लेकिन परागकण भी तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई।
थ्योरी है, अगर समझ जाओगे तो बच्चों खुद भी बना के लिख दोगे, ठीक है। और कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, ठीक है। अब हम कैसे बोलेंगे कि हमने क्या देखा कि भाई ये कोई पौधा है, ये कोई उसमें फूल है, ठीक है, बट इसमें क्या है, परागकण इधर निकल रहा है, ठीक है, और वर्तिकाग्र जो है वो क्या है, अलग अलग स्थान, ये इधर है और ये इधर है, तो परागकण निकल के इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, अलग अलग पोजीशन पे है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि कुछ प्रजातियों में क्या होगा कि परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होते हैं, अवस्थित होते हैं। बात क्लियर। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि वर्तिकाग्र रेडी है तो परागकण रेडी नहीं है, परागकण रेडी है तो वर्तिकाग्र रेडी नहीं है। और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों के दोनों अलग अलग पोजीशन पर स्थित है। तो भाई स्वयं परागण नहीं हो पाया, फिर क्या हुआ, जिससे भी, अब इसमें क्या हुआ देखिए, इतनी बात समझ में आई सबको, बोलिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्या है, जिससे प्रजातियों में परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर होते हैं, ठीक है। जब वो अलग अलग स्थानों पर हुए तो उससे क्या हुआ कि पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते, ठीक है। क्या हुआ कि जब वो अलग अलग हैं तो उससे क्या हो रहा है कि वो उसके संपर्क में ही नहीं आते, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब दोनों ही युक्तियां क्या हैं, स्वयं युग्मन को रोकती है। कौन सी युक्तियां कि एक तो वर्तिकाग्र रेडी है तो परागकण रेडी नहीं है, परागकण रेडी है तो वर्तिकाग्र रेडी नहीं है, और दूसरा क्या है वो अलग अलग पोजीशन पे है। तो दोनों ही प्रक्रियाओं से क्या हुआ, स्वयं युग्मन रुक गया, ठीक है। अंतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन, दो साधन हमने सब पढ़ लिए, ये पेपर में आ जाते हैं कि बहुप्रजनन युक्तियां लिखिए या जो है स्वयं युग्मन की रोकने के क्या तरीके हैं। तीसरा साधन क्या है बच्चों, स्वयं असामंजस्य, ठीक है। क्या है ये कि यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वयं परागण रोकने का उपाय है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका की वृद्धि को रोकता है। क्या बात समझ में आई, इसको देखिए ऐसे समझिए, ये क्या है, दूसरे कलर से बनाती हूँ जो दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो ये क्या है, वर्तिका स्त्री केसर कि अन्य पुष्प जहां बीजांड के निषेचन को, ठीक है। चलिए मैं दूसरे पेज पे बना देती हूँ, देखिए ये देखो, ये स्त्री केसर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या डाला, परागकण। तो परागकण को यहाँ पर क्या है, देखिए ये पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है कि ये उसी अन्य पुष्प जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण, ये परागकण यहाँ पे तो गिर गया, लेकिन पराग अंकुरण को रोकता
गिर गया तो वो पराग अंकुरण को रोक देता है। थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, इसको रोकता है। और अगर मान लीजिए जैसे तैसे अंकुरित हो गया और यहाँ पे क्या बना ली इसने, पॉलन ट्यूब बना ली, पराग नलिका। ठीक है, तो क्या होगा, पराग नलिका को बनने से रोकता है। ठीक है, पराग नलिका को ही नहीं बनने देता। तो तीसरा कारण ये हुआ। तो इस तरीके से भी क्या है, स्वयं परागण को रोका जा सकता है। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए किस तरीके से स्वयं परागण को रोका जा सकता है। अब हम आगे देख रहे हैं क्या, कि स्वयं परागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है। क्या है वो साधन, कि एक लिंगीय पुष्पों का, ठीक है, क्या है बेटा यहाँ पर, पुष्पों का। इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, पुष्पों का उत्पादन, अगर एक ही पौधे पर नर या मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हो, ठीक है, तो स्वयं परागण को रोकता है, ना कि सजातीय पुष्पी परागण को। ठीक है, क्या मतलब है बेटा, देखिए सजातीय पुष्पी परागण क्या होता है कि एक ही पौधे में एक फूल से परागकण निकल के जब उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। ठीक है, एक लिंगीय मतलब अगर एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध है। ठीक है, एक पौधा है उसमें नर पुष्प भी है, मादा पुष्प भी है। ठीक है, अरंड, मक्का, ये स्वयं परागण को रोकता है, ना कि सजातीय। मतलब एक ही फूल में तो नहीं हुआ, लेकिन एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल में हो जाएगा, नर से मादा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई, एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। समझे, चलिए आगे चलते हैं। और भी बहुत सारी प्रजातियां, जैसे पपीता, यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, पपीते में क्या है कि नर और मादा पुष्प भिन्न पादपों पे, ठीक है, और नर अलग मादा अलग, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा नर है। ठीक है, ये परिस्थिति, ठीक है, समझ में आ रहा है कि प्रत्येक पादप या तो, इसको सही करेंगे, 1 मिनट, मादा नर है। तो इस एक लिंगीय श्री, तो ये परिस्थिति स्वयं परागण, सजात पुष्पी तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। ठीक है, सजात पुष्पी मतलब उसमें ना तो स्वयं परागण हो पाएगा और ना ही सजात पुष्पी परागण हो पाएगा। इतनी बात समझ में आई, बोलिए। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, या तो मादा या नर है। ठीक है, तो ये परिस्थिति क्या है, स्वयं परागण सजात पुष्पी, या हम इसको क्या बोलेंगे, ये परिस्थिति क्या है, स्वयं परागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करता है। ठीक है, इतनी ये बात समझ में। पपीते में हम फिर से देख लेते हैं कि पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादपों पे, अर्थात प्रत्येक पादप या तो नर है या तो मादा या नर है। तो ये परिस्थिति क्या है, ये परिस्थिति जो है स्वयं परागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को
अवरोधित करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पपीता में किस तरीके से करेगी, और एरंड एंड मक्खा में क्या है, स्वयं परागण को रोक देता है लेकिन सजात पुष्पी परागण को नहीं रोकता है। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा, देखिए बाह्य जनन युक्तियां में आपने देखिए क्या क्या पढ़ा हमने देखा किस तरीके से हम स्वयं परागण को रोक सकते हैं, है ना। और हमने कि पहले वर्तिकाग्र रेडी है तो परागकण रेडी नहीं है, परागकण रेडी है तो वर्तिकाग्र नहीं है, या फिर उसके अलावा क्या है वो अलग अलग पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि परागकण आगे वर्तिकाग्र पर अगर गिर भी गया तो वहां पर सेम स्पीशीज का, तो वहां पे या तो परागकण अंकुरित नहीं होता, और अंकुरित हुआ भी तो क्या है वहां पे पॉलन जो वो पराग नलिका है वो नहीं बन पाती। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा मक्का और एरंड के बारे में कि यहाँ पर क्या है कि स्वयं परागण को रोक सकता है लेकिन सजात पुष्पी परागण को नहीं। ठीक है, ना कि सजात पुष्पी परागण को। क्यों, क्योंकि एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन अगर एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प उपलब्ध हो, ये उस कंडीशन में है। और जो पपीता है उसमें क्या है कि नर और मादा पुष्प भिन्न पादपों पे, ठीक है, एक पादप जो है नर है, दूसरा पादप जो है वो मादा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि उसमें दोनों ही कि हम स्वयं परागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित कर देता है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पराग कण जैसे ही स्त्री केसर पे आके गिरा, ठीक है, तो उनके बीच में कैसी प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से क्या होता है। देखिए परागण की प्रक्रिया हो रही है रैंडमली, कोई भी परागकण कहीं भी गिर रहा है, कोई भी एजेंट इसको लेकर जा रहा है, पानी, एयर, कीड़े मकोड़े, कीट, है ना। तो यहाँ पर है कि परागकण बिल्कुल सही ऐसा तो नहीं है ना कि उसको पता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ मुझे यहीं गिरना है, ऐसा नहीं है ना, कि सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता। ठीक है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि परागकण उसी प्रजाति का उसी के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, कोई भी परागकण कहीं भी जाके गिर सकता है। कई बार क्या है कि गलत प्रकार के पराग भी उसी पराग वर्तिकाग्र, मान लीजिए वर्तिकाग्र है उस पर आके क्या है गलत परागकण, गलत से मतलब यह है कि उसके लायक नहीं है, जिसमें या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से। ठीक है, यदि ये स्वयं परागण के लिए अयोग्य है। और स्त्री केसर में क्या है, ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने परागकण को पहचान जाती है कि वो परागकण उसके लायक है या नहीं है। ठीक है, कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग मतलब उसके लायक है या फिर अयोग्य है। अगर उसके लायक है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, अगर लायक नहीं है तो उसको निग्लेक्ट कर देती है। ठीक है, यदि पराग सही प्रकार का है तो स्त्री केसर क्या करती है, उसे स्वीकार कर लेती है, और जब स्वीकार हो गया तो उसके बाद में उसके बाद की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, परागण पश्च घटनाएं चलती हैं, और फिर जब हो गया परागकण को उसने वर्तिकाग्र ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या प्रक्रिया होगी, फिर बच्चों होगी निषेचन की प्रक्रिया। यदि परागकण गलत प्रकार का होता है, ठीक है, तो क्या हुआ, वर्तिकाग्र पर जो पराग है अंकुरण या वर्तक, मतलब फिर वहां पे क्या होगा, या तो परागकण जो है उगेगा ही नहीं, अंकुरित ही नहीं होगा, या वहां पे पराग नलिका ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो स्त्री केसर जो परागकणों को पहचान रही है, ठीक है, तो उसकी सब कुछ डिपेंड करता है स्त्री केसर पर कि वो उसको एक्सेप्ट कर रही है या एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो परागकण है स्त्री केसर पे आके गिरा, उसके वर्तिकेसर पे आके गिरा, फिर परागकण और स्त्री केसर के बीच में क्या हुआ
कि उनमें जब आपस में बॉन्डिंग बन जाती है, मतलब जब स्त्री केसर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो परागकण वहां पे अंकुरित हो जाता है, पराग नलिका वहां से निकल आती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अब क्या क्या वो बातचीत थोड़ी ना करेंगे, उनके बीच में रासायनिक समन्वय बन जाता है। ठीक है, रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी कुछ ऐसे बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है कि स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है और उनके बीच में जो पारस्परिक क्रिया है, मतलब स्त्री केसर चाहे उसको एक्सेप्ट करे या नेग्लेक्ट करे, ठीक है, को स्वीकृति अस्वीकृति के अनुपालन से भी जाना है। ठीक है, तो इसमें ये देखा है इन्होंने कि सुयोग्य परागण के अनुपालन में परागकण बढ़ती काग पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से पराग नलिका उत्पन्न हो। ठीक है, तो यहाँ पर बॉटनिस्ट ने क्या करा कि स्त्री केसर और पराग के घटकों को पहचाना है कि किस तरीके से परागकण वहां पे गिर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे उनके बीच में रासायनिक घटक काम कर रहे हैं, चाहे वो उसको स्वीकार करे, चाहे वो स्वीकार कर रहा है या उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, उन दोनों कंडीशन पर बॉटनिस्ट ने काम किया है। अब परागकण है, बढ़ती काग्र पर गिरा, वहां पे पराग नलिका बनी। ठीक है, और वो पराग नलिका कहां तक जा रही है? अंडाशय तक जा रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है, ये है परागकण। ठीक है, और इस परागकण के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है क्या? कायिक कोशिका, ये हमने पढ़ा था, और एक क्या होती है? जनन कोशिका। ठीक है, और ये जो जनन कोशिका होती है, ठीक है, ये जनन कोशिका क्या करती है? जनन कोशिका दो मेल गैमेट बनाती है। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा? नर युग्मक दो। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है क्या कि दो कोश की स्थिति में। तो अब यहाँ पर अगर बोले कि दो कोशिकीय स्थिति, ठीक है, तो दो कोश की स्थिति क्या है? एक है क्या? कायिक कोशिका, और दूसरी क्या है? जनन कोशिका। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और अगर हम इसी में आगे देखें क्या कि इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और बढ़ती काग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान। ठीक है, अब तीन कोश की स्थिति बता रहे हैं, तो तीन कोश की स्थिति से क्या मतलब है? ये देखिए, तीन कोश की स्थिति। ठीक है, तो तीन कोश की स्थिति किसको हम बोलेंगे? ये देखिए, एक क्या है? देखो, 1+2। ठीक है, 1+2 से क्या मतलब है कि एक है क्या? कायिक कोशिका, और दूसरा क्या है? नर युग्मक। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ? तीन हुआ ना, तीन कोशिका। ठीक है, तो यहां पर इसी चीज को बताया गया है। तो यहाँ पे तीन कोशिकीय स्थिति में होते हैं। ठीक है, वहां पराग नलिका शुरुआत से ही दो नर युग्मकों को लेकर जाती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि ये बढ़ती काग्र, ठीक है, यहाँ पे क्या गिरा? ये पोलन ग्रेन है ना,
और यहां से क्या निकली है, परागकण है वो, और ये क्या निकली, पराग नलिका। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पराग नलिका। ये क्या है, परागकण, ठीक है। और इसी परागकण के अंदर क्या बनते हैं ये, इसको हम क्या बोलेंगे, नर युग्मक। समझे? तो पराग नलिका में ही क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, क्योंकि जनन कोशिका दो नर युग्मक को बनाती है। अब ये पराग नलिका कहाँ जा रही है, बीजांड द्वार के बीजांड में जाती है, और फिर तंतु में समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। तो ये देखिए ये जा रही है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये भ्रूण कोश, ठीक है। और ये क्या है, ये पराग नलिका। अब इसके आगे की संरचना में ये बताती हूँ कि ये देखिए, हमने ये भ्रूण कोश बनाया, ठीक है। और इस भ्रूण कोश में क्या है, ये पराग नलिका, ये ऊपर वाली एंटीपोडल सेल प्रतिव्याधान कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, ये ध्रुवीय नलिका, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे क्या है, तंतु में समुच्चय, ठीक है। तो इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, ये वाला तंतुमय समुच्चय, ठीक है। ये क्या करता है, पराग नलिका को आगे जाने के लिए बताता है कि तुमको कैसे जाना है, इसको गाइड करता है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे माध्यम से, ठीक है। तो तंतु में समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका प्रविष्ट करती है, ठीक है। तो ये तंतु में समुच्चय, और ये क्या है, ये है सहायक कोशिका, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इतना हो गया। अभी देखा गया है यहाँ पर क्या, कि सहायक कोशिका के बीजांड द्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप समुच्चय, ठीक है, क्या कर रहा है, पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करता है कि पराग नलिका को कैसे आगे जाना है, ठीक है। अब देखो बढ़ती काग्र पर परागकण आए, बीजांड तक जा रहे हैं उनकी नलिका, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है कि बढ़ती काग्र पर परागकण का आना, परागकण का अंकुरित होना, परागकण का पराग नलिका का निकलना, और सारी ये प्रक्रियाएं हुई, इसी को ही क्या बोलते हैं, पराग स्त्रीकेशन संकर्षण बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त से पादप इनके बारे में पराग स्त्रीकेशन संकर्षण के हेर फेर में, ठीक है, साइंटिस्ट देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम, मतलब कैसे हो रहा है, यहाँ तक कि अयोग्य परागण से अपेक्षित संकर जाति प्राप्त करने में मदद होगी। मतलब अगर इसको देखा जाए, इसके नॉलेज ली जाए, इसको समझा जाए, तो इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कोई परागकण जो है अयोग्य है पराग नलिका पर, ठीक है, कि कोई परागकण अगर वहां पे अयोग्य है तो वो क्यों अयोग्य है, और अयोग होने के बाद भी वहां से क्या है, क्या कोई संकर बनाया जा सकता है, क्या कोई जाति बनाई जा सकती है। तो इन सबको समझने में भी काफी हेल्प मिलेगी। ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये पराग नलिका है, ठीक है, ये भ्रूण कोश है, ये ध्रुवी केंद्रक है, सहायक कोशिका है, ये अंतर पराग नलिका जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये वाला, ये पराग नलिका है, ये नर युग्मक है, ये तंतु रूप उपकरण है, ये सहायक कोशिका है, ठीक है। फिर देखो ये यहाँ पे नर युग्मक है। तो जब दो अलग अलग लक्षणों के भिन्न भिन्न वंश के पादपों का क्रॉस करवाकर नई जाति प्राप्त की जाती है, तो
इसको अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, कृत्रिम संकरण। कृत्रिम मतलब जो चीज हम अपने आप से करें आर्टिफिशियली, कि अलग अलग लक्षणों के भिन्न भिन्न वंशों के, एक पौधा ये है एक पौधा ये है, इसका वंश अलग है इसका वंश अलग है, इनके बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद में नई जाति जो बनी, ठीक है, दो अलग अलग पौधों की, अलग भिन्न भिन्न वंश के पौधों से एक नई जाति जो बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कृत्रिम संकरण बोलते हैं। इसमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, केवल उत्तम गुणों वाले पादप के परागकणों का ही, भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम ये भी तो चाहेंगे ना कि जो हमारी नई स्पीशीज बने वो कैसी हो, क्वालिटी वाली हो, ठीक है, तो उत्तम क्वालिटी के पौधे बने। और वर्तिकाग्र पर कोई ऐसा परागकण ना गिर जाए जो क्या कर सके कि हम जो चाह रहे हैं वो ना बन के कुछ और बन जाए, ताकि हम उसे क्या कर सके, वर्तिकाग्र को संदूषण से बचा सके। कोई अनवांटेड जो हम नहीं चाह रहे वो परागकण ना गिर जाए, कहीं उसी से फिर आगे निषेचन की प्रक्रिया ना हो जाए। तो ये प्रक्रिया करने के लिए यहाँ पे दो मेथड है, एक तो विपुंसन और थैलीकरण। हम इन दो मेथड का प्रयोग करते हैं ताकि अनवांटेड हम जो चाह नहीं रहे हैं वो वाला परागकण वहां पे ना गिर जाए, ठीक है। तो इस क्रिया को बेटा बंध्याकरण भी कहते हैं। इसमें क्या करा कि पौधों के द्विलिंगी पुष्प के, ठीक है, जो पौधा है जो पुष्प है द्विलिंगी, उसमें पराग कोशों को अपरिपक्व अवस्था से, जो पराग कोश है अभी वो परिपक्व भी नहीं हो, परिपक्व होंगे तो तुरंत परागकण बाहर आ जाएगा, तो चिमटी की सहायता से उसको निकाल देते हैं, हालांकि कहीं परागण की प्रक्रिया ना हो जाए। और यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, ठीक है, कि वहां पर द्विलिंगी पुष्प है, मादा है, तो पराग के जो पराग कोश है फिर वो फटेगा, पराग प्रस्फुटन से पहले उसको क्या करा, उसको अलग कर दिया, ठीक है। से पहले कलिका से पराग कोश के निष्कासित चिमटी से क्या करा, पराग कोश को अलग हटा दिया कि कहीं उसी में से परागकण निकल के आगे निषेचन की प्रक्रिया ना कर डाले। तो ये तो हुआ क्या, विपुंसन, इमस्कुलेशन। अब थैलीकरण क्या है कि जब हमने परागकणों को हटा दिया तो पुष्प को क्या करा, एक थैले से ढक दिया। वो थैला जो है पतले कागज का बना होता है और उसमें थोड़े थोड़े छेद भी कर देते हैं, हवा आती रहे, ठीक है, ताकि इसको वर्तिकाग्र को हम क्या कर सके, हम जो चाह नहीं रहे हैं उन परागकणों से उसको बचा सके। तो इस प्रक्रिया को हम बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण भी कहते हैं, कि जैसे ये कोई पौधा है, ये कोई पुष्प है, ठीक है, अब क्या करा, इसको ऐसे कवर कर दिया, ठीक है, बैगिंग, ताकि कोई परागकण आके ना गिर जाए। और जब हमको अप्रिशिएशन की प्रक्रिया करनी है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे थैला हटाएंगे, अपने मनचाहा वाला परागकण डाल देंगे और थैले से फिर कवर कर देंगे, ताकि वहीं पर क्या हो सके, परागण की प्रक्रिया हो सके, ठीक है। तो बैगिंग पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राह्यता को प्राप्त करता है। फिर क्या करा कि नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश के परागकोश पे छिटका जाता है और पुष्प को पुनः आवृत करके, ठीक है, कि बैग हटाया, अपना परागकण डाला, फिर बैग से वही ढक दिया, और फिर हम देखते हैं कि जब वहां पे फल बन जाता है तब तक हम उसकी निगरानी करते हैं, ठीक है। अब यदि मादा जनक क्या है, एक लिंगीय पुष्प को पैदा करता है, ठीक है, तो विपुंसन की आवश्यकता ही नहीं है जब एक लिंगी है। तो पुष्प के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है, ताकि वर्तिकाग्र सुग्राह बन जाता है और अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत कर दिया जाता है, ठीक है। अगर क्या है, मादा जनक एक लिंगी पुष्प है तो वहां पर क्या है, विपुंसन की आवश्यकता नहीं है। वहां पे क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपना डिजायर वाला परागकण डाल के वहां पे उसका
निषेचन की प्रक्रिया करके वापस से वहां पे रीबैक्ड हम उसको कर देते हैं। और इन थैलियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ताकि वहां से क्या है, हवा आर पार जा सके। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हो सके तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। ठीक है, और भी कोई डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप लोग फिलो ऐप को डाउनलोड कीजिए और 60 सेकंड के अंदर आप अपने टीचर से कनेक्ट कर लीजिए, अपने फेवरेट टीचर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिस सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है, आप वहां पर पूछ सकते हैं आसानी से। ठीक है, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बच्चों प्लीज सजेशन दीजिए, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आई होप और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं, वहां पे हम निषेचन, द्यू निषेचन ये सब पढ़ेंगे। बाय एवरीवन।